नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह जी। बताना लाजमी होगा कि अजय प्रताप सिंह जी वर्तमान में राज्यसभा के सचेतक भी हैं और विभिन्न सारी कमेटीज़ में सदस्य हैं। साथ ही मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाले दीनदयाल उपाध्याय जो विचार प्रकाशन है, दीनदयाल उपाध्याय विचार प्रकाशन के अध्यक्ष भी हैं और बहुत समय से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सक्रिय सदस्य हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे। अजय सिंह जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। अजय प्रताप जी, जिस प्रकार से वर्तमान में कोरोना महामारी का दौर है, चूँकि आप राज्यसभा सांसद हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक विभिन्न सारे मसलों पर बातचीत करते हैं, शोध करते हैं, अध्ययन करते हैं, उन पे सुझाव देते हैं। आज कांग्रेस ने एक अभियान चलाया है, स्पीक अप एक्सपीडिशन है उनका। वो कह रहे हैं कि बोलिए, और वो सब बोलिए जो सरकार की गलत नीतियां उनके खिलाफ बोलिए। कांग्रेस ने एक अभियान चलाया है, हल्ला बोल अभियान है, और कहा है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल है कोरोना की रोकथाम के लिए। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। कांग्रेस देश में प्रतिपक्षी दल की भूमिका निभा रही है जी। यद्यपि यह समय राजनीति करने का नहीं है जी। कोरोना का संकट केवल भारतव्यापी नहीं है, अपितु विश्वव्यापी है। विश्व के अनेक देश इस कोरोना से प्रभावित हैं, जी। इसके संकट से जूझ रहे हैं। जी। आज का समय यह है कि सभी को एकजुट होकर इसका मुकाबला करना चाहिए। इस संकट के बहाने जी। राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, जी। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की अपनी समझ है। जी। उनको जो उचित लगता है वो काम करें। जी। और जो उन्होंने आज आंदोलन छेड़ा है, हल्ला बोल आंदोलन, जी। मुझे लगता है कि यह समय हल्ला गुल्ला करने का नहीं है, जी। बल्कि सरकार के साथ जी। सकारात्मक भावना के साथ सहयोग करने का है। जी। अगर कहीं कुछ व्यवस्था में, क्रियान्वयन में, नीतियों में कमी है तो उसे सरकार से साझा करना चाहिए, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए और पक्ष और विपक्ष सबको मिलकर इस कोरोना के साथ मुकाबला करना चाहिए। जी। लेकिन वो तो लगातार सिरे से ये खारिज कर रहे हैं कि चाहे लॉकडाउन 1 का निर्णय हो, 2 का हो, 3 का हो, ये सब एक तरह से बिना विचारे जो करे वाले निर्णय थे और उसी वजह से मजदूरों का पलायन हुआ, उसी वजह से अन्य समस्याएं उत्पन्न हुई और पूरी तरह से उन्होंने सरकार के जो कदम हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो कदम हैं, उनको पूरी तरह से उन्होंने विफल करार दिया है। इस पर जरूर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। अब इस संदर्भ में हमको कांग्रेस के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। जी। कोरोना संकट में सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जी। उन कदमों की प्रशंसा समूचे विश्व में की है। जी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की है। जी। और देश ने भी प्रत्यक्ष रूप से जी। उन कदमों का जो प्रभाव है जी। उसका आकलन किया है। जी। आज भारत दुनिया के उन देशों की अग्रपांत में खड़ा हुआ है जी। जिसने समय रहते जी। इस कोरोना संकट के विरुद्ध प्रभावी लड़ाई लड़ने के लिए कदम उठाया है, लॉकडाउन किया है, जिसका परिणाम है कि आज हिंदुस्तान में कोरोना की रफ्तार अन्य देशों की तुलना में, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं कहीं ज्यादा बेहतर हैं, उनके बनस्पत हिंदुस्तान में कोरोना उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया है, कोरोना का संक्रमण उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाया है और कोरोना से ठीक होने की भी जो रफ्तार है अन्य देशों की तुलना में हिंदुस्तान की रफ्तार ज्यादा बेहतर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो कदम सरकार ने उठाया था ठीक समय पर उठाया था और हम ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में हम पूरी तरीके से कोरोना से अवश्य मुक्त होंगे। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस स्वयं भ्रमित है। जब प्रारंभ में लॉकडाउन किया गया तो कांग्रेस के नेताओं ने प्रश्न किया कि लॉकडाउन क्यों कर दिया गया, और फिर आज जब
लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है समय के साथ रहते हुए, तो फिर एक बार फिर लोगों का ये ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं और इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि लॉकडाउन खोला क्यों जा रहा है, आखिर कांग्रेस चाहती क्या है, ये देश को किस दिशा में आगे बढ़ाना चाहती है, ये देश का किस तरीके से भला करना चाहती है। मुझे तो पूरी की पूरी कांग्रेस भ्रमित से प्रतीत होती है। जी, आपके अनुसार अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो आप बताएं कि ऐसे कौन से क्रांतिकारी निर्णय भारत सरकार ने लिए जो कोरोना की रोकथाम में लक्ष्मण रेखा बनेंगे, जो कोरोना की रोकथाम के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। देखिए, पूरे विश्व ने एक स्वर से और एक मत से स्वीकार किया है कि कोरोना की रोकथाम के लिए सबसे प्रभावी और एकमात्र उपाय है लॉकडाउन। इसलिए सभी के दुनिया के देशों ने इस उपाय का अनुसरण किया है। दुनिया का सबसे प्रगतिशील देश अमेरिका, वहां पर भी लॉकडाउन हुआ। यूरोप के अनेक देशों में कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया गया। एशियाई देशों में, अफ्रीकी देशों में और यहाँ तक कि चीन, जहां पर कोरोना का संक्रमण का प्रारंभ हुआ था, उसने भी अगर इसमें रोकथाम करने के लिए कोई उपाय किया है तो वो लॉकडाउन का ही किया है। तो लॉकडाउन का उपाय हिंदुस्तान ने भी उसका सहारा लिया है। इसके अतिरिक्त कोरोना से लड़ने के लिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का विस्तार, उसकी दृष्टि से भी जब कोरोना प्रारंभ हुआ था तो हिंदुस्तान में उतनी सुविधाएं नहीं थी, उतने पीपीई किट नहीं बनते थे, उतने फेस मास्क नहीं बनते थे, हमारे पास उतने वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं थी, हमारे पास कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने के लिए ना तो स्थानों की सुविधा थी और ना ही हॉस्पिटलों की सुविधा थी। और आज कोरोना के विरुद्ध पूरे देश में जो एक मजबूत लड़ाई चली है, जिसका परिणाम यह है कि आज हिंदुस्तान पीपीई किट के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। आज हिंदुस्तान कोरोना की जांच करने के लिए जो आवश्यक किट लगता है, उस दिशा में भी आत्मनिर्भर हो गया। हमारे यहाँ जो वेंटिलेटर की संख्या थी, उस वेंटिलेटर की संख्या में अभूतपूर्व इजाफा हुआ। कोरोना पीड़ितों को भर्ती करने के लिए जो बेडों की संख्या है, उस बेडों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। कोरोना से लड़ने वाले हॉस्पिटलों को चिन्हित किया गया है, उनको सभी सुविधाओं से लैस किया गया है। तो कोरोना से लड़ने के लिए जो भी आवश्यक कदम है, जो भी आवश्यक उपाय है, इन 1.5 महीने 2 महीने में सरकार ने त्वरित गति से उस दिशा में काम किया है और प्रभावी कदम उठाए हैं। आज हम कोरोना से बहुत प्रभावी ढंग से लड़ रहे हैं और इसी का परिणाम है कि पूरे हिंदुस्तान में कोरोना से ठीक होने वालों की जो दर है, दुनिया में सर्वाधिक है। 42% लोग कोरोना के विरुद्ध जंग जीतकर अपने घर में वापस लौट चुके हैं और ये दर दिनों दिन बढ़ रही है। आने वाले दिनों में जो कोरोना संक्रमित थे, एक समय ऐसा आएगा 1.5-2 महीने के अंदर कि पूरी तरीके से हिंदुस्तान कोरोना पर हावी हो जाएगा और कोरोना के जो संक्रमित लोग हैं वो ठीक होकर अपने अपने घरों में पहुंचेंगे। मृत्यु दर भी कोरोना के संक्रमण के कारण हिंदुस्तान में बहुत न्यून है। जहां पर अमेरिका जैसे देशों में 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, यूरोप के जो प्रगतिशील देश थे, चाहे स्पेन हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, जहां पर मृत्यु दर 30,000, 50,000 ऐसी संख्या के आंकड़े को छू रही है, उसकी तुलना में हमारा हिंदुस्तान 135 करोड़ से अधिक आबादी वाला देश है, लेकिन यहाँ पर मृत्यु मात्र 4,000 कुछ लोगों की हुई है। इसी से आप आकलन कर सकते हैं कि कोरोना के विरुद्ध हमारी मोदी सरकार ने और राज्य सरकारों ने कितना बेहतर प्रदर्शन किया है। जी, आपसे एक प्रतिक्रिया और चाहूंगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि वो गांव गरीब किसान की पार्टी है और अंत्योदय ही उसका एकमात्र ध्येय है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना उसका लक्ष्य है, उसका उत्थान, उसको मजबूत करना, उसका संवर्धन संरक्षण ही भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है। बावजूद इसके इस लॉकडाउन में हजारों गरीब, हजारों कामगार, हजारों मजदूर जो सड़कों पर देखे गए, न उनके परिवहन की कोई व्यवस्था की गई, इस प्रकार की परिस्थितियां बनी। इसके लिए
कांग्रेस ने कहा कि ये सरकार का बहुत बड़ा फेल्यूर है और आज हमारा जो गांव गरीब है वो बहुत परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है और इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। कांग्रेस ने कसम खा रखी है जी। नकारात्मक प्रतिक्रिया देने की, जी इसलिए कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करना चाहता। जी। लेकिन कोरोना संकट से पूर्व पूरे देश में अभी तक कोई ऐसा आकलन नहीं था, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो ये जानकारी दे सके कि पूरे देश में प्रवास करके अपनी आजीविका कमाने वाले कितने लोग हैं। ना तो किसी जनसंख्या गणना के समय ऐसा कोई आंकड़ा इकट्ठा किया जाता था अथवा अन्य कोई तरीका था जिसके माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हो। और कोरोना के पश्चात आज जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो तस्वीर सामने आई है, तो ये आंकड़ा लगभग 15 करोड़ से अधिक लोगों का है। अब 15 करोड़ लोगों को परिवहन करके उनके गृह स्थानों पर पहुंचाना, उनके गांव में पहुंचाना एक बहुत ही कठिन और चुनौती भरा काम है। लेकिन केंद्रीय सरकार ने, राज्य सरकारों ने मिलकर बहुत अच्छी तरीके से इस काम को अंजाम दिया है। अब 15 करोड़ लोगों को उनके गृह स्थान पर पहुंचाने के लिए कोरोना संकट काल में सावधानी बरतते हुए जितना कार्य किया जा सकता है उतना कार्य उन्होंने अपने बलबूते पर किया है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस कालखंड में कुछ लोग सब्र नहीं रख सके और अपनी बारी की जो प्रतीक्षा उनको करनी चाहिए वो प्रतीक्षा छोड़कर वो अपने अपने साधनों से अथवा पैदल ही सड़क मार्ग पर निकल गए। स्वाभाविक है उनको कठिनाई हुई, स्वाभाविक है कुछ दुर्घटनाएं भी हुई, लेकिन इसकी तुलना में जिन लोगों की मदद सरकार ने किया है, जिन लोगों को सरकार ने रेलों के माध्यम से, बसों के माध्यम से अथवा अन्य माध्यमों से परिवहन करके उनके घरों पर पहुंचाया है, वो संख्या बहुत बड़ी संख्या है। और आप इस आधार पर ये कह सकते हैं कि सरकारों ने अच्छा काम किया है, लेकिन जो लोग ये पैदल निकल गए, अगर इनकी भी मदद हो जाती, इनके लिए भी कुछ उपाय कर लिया जाता तो और अच्छा होता। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। जो प्रवासी मजदूर पैदल या अपने साधन वाहन से निकल पड़े थे और जो मध्य प्रदेश की सीमा के अंदर ऐसे प्रवासी मिले हैं जो अपने साधन वाहन से चलते हुए, कोई साइकिल से चलते हुए, कोई पैदल चलते हुए, कोई ऑटो से चलते हुए अथवा अन्य किसी साधन से चलते हुए, मध्य प्रदेश सरकार ने उनके भोजन पानी की चिंता की, उनको रात्रि के आश्रय की चिंता की और इतना ही नहीं, उनके लिए बस की व्यवस्था किया और उस बस के माध्यम से अपने राज्य की सीमा उनको पार कराई। अगर मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश में उनको घरों तक पहुंचाया है। अगर ऐसा ही उपाय अन्य राज्य सरकारें भी करती तो शायद ये तस्वीर जो आज देखने को मिली है वो तस्वीर देखने को नहीं मिलती। राहत पैकेज पर भी एक सवाल उठा है कि ठीक है, आपने इतना बड़ा राहत पैकेज दिया, लेकिन वो बड़ा उलझा हुआ है, किसी की समझ में नहीं आया। गरीब को, किसान को, आम आदमी को और मध्यम वर्गीय को कुछ नहीं मिला। ये सिर्फ और सिर्फ बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचाने की कवायद है। पूरे विपक्ष ने संवेद स्वर में ये बोला है। अगर राहत पैकेज का आप अध्ययन करेंगे तो आप इसको स्वीकार करेंगे कि इतना बड़ा राहत पैकेज, अभी तक अनेक तरह के संकट देश के समक्ष आए हैं, किसी भी संकट काल में देश की जनता को नहीं दिया गया। कुल जीडीपी का 10% राहत पैकेज आज मोदी सरकार ने देश की आम जनता को इस कोरोना के संकट काल में दिया है। और इस राहत पैकेज के जो बेनिफिशियरी हैं वो ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा है कि बड़े आदमियों को ज्यादा राहत दी गई है, जो पूरी तरीके से गलत है। इस राहत पैकेज के जो लाभकर्ता हैं वो किसान हैं, वो गरीब हैं, वो महिलाएं हैं, वो वरिष्ठ नागरिक हैं, वो मजदूर हैं। अब हर मजदूर जो प्रवासी मजदूर था उसको 1-1 हजार रुपया दिया गया, किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए दिए गए। जो माताएं बहनें हैं, ऐसी 8 करोड़ माताओं बहनों को 8 करोड़ सिलेंडर फ्री दिए गए। जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको 1-1 हजार रुपया 3 महीने के
पेंशन दी गई है। जो मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय कर्मचारी भाई हैं, उनके ईपीएफ में 24% की राशि दी गई है। ऐसे अनेक उपाय किए गए हैं और वो देश की बहुसंख्यक आबादी को लक्ष्य करके ही किए गए हैं। जो बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो एमएसएमई के लिए राहत पैकेज दिया गया है, क्या एमएसएमई में काम करने वाले केवल पूंजीपति ही होते हैं? एमएसएमई का लाभ केवल पूंजीपति को ही मिलता है? एमएसएमई में काम करने वाले हमारे कारीगर भाई हैं, एमएसएमई में काम करने वाले हमारे छोटे कर्मचारी हैं, उन सबको भी इस राहत पैकेज में समावेश किया गया है। इसलिए यह मिथ्या आरोप है, गलत आरोप है कि राहत पैकेज का लाभ छोटे और गरीब तबके को नहीं दिया गया है, बल्कि बड़े लोगों को लक्ष्य रखकर दिया गया है। जी, एक और बात आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आपने मध्य प्रदेश की बात करी कि मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा प्रबंधन किया है मजदूरों के मामले में और कोरोना से लड़ाई लड़ने में मध्य प्रदेश लगातार गंभीर और संवेदनशील प्रयास कर रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने कहा कि आपने सिर्फ सत्ता लोलुपता में, सत्ता हासिल करने के फेर में एक ऐसे महत्वपूर्ण समय को खराब किया, एक अनिर्णय की स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में रही, जिस वजह से कोरोना की रोकथाम के लिए जो निर्णय लिए जाने थे वो देरी से लिए गए और आपने एक स्थिर सरकार को अस्थिर करके, उसको अपदस्थ करके सत्ता हासिल कर ली और कोरोना पर उस वजह से ध्यान नहीं दे पाए। और आज मध्य प्रदेश में जो भी कोरोना की स्थितियां हैं वो सिर्फ उसी वजह से हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। कमलनाथ जी की सरकार अस्थिर थी तो उसके अपने कारण थे। कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी थी, कांग्रेस की आंतरिक खींचतान थी और इसके कारण कोरोना से लड़ने का जो समय था, जिसमें कमलनाथ सरकार को प्रदेश के हितों की चिंता करके प्रभावी कदम उठाने चाहिए थे, वो समय उन्होंने व्यर्थ ही गवा दिया था। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही 9 बजे रात को आदरणीय शिवराज जी का शपथ ग्रहण होता है और 10 बजे वो वल्लभ भवन में उपस्थित हो जाते हैं और वल्लभ भवन में मुख्यमंत्री कक्ष में त्वरित ही उन्होंने प्रदेश के स्वास्थ्य अधिकारियों की और प्रदेश के सारे प्रमुख अधिकारियों की बैठक करके कोरोना से लड़ने का रोड मैप तैयार किया, ब्लूप्रिंट तैयार किया और तुरंत ही कड़े कदम उठाने का उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया, जिसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश में आज कोरोना को हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने काफी हद तक प्रभावी रूप से जी। लेकिन एक आरोप लग रहा है अजय जी कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो पूरी सक्षमता के साथ काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार को 2 महीने होने के बावजूद भी अभी तक मंत्रिमंडल नहीं है। मध्य प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल नहीं है, सभी विभागों के मंत्री नहीं है, तो ओवरलोडेड हैं और कोरोना जैसी विभीषिका है। बावजूद इसके मंत्रिमंडल ना होने की वजह से कई सारे विभाग जो है वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और ये आरोप कांग्रेस ने लगाया और लगातार पूछ रही है कि भाई क्या है, किस वजह से नहीं हो रहा है मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए मलाई खाने का एक माध्यम होता है और इसलिए उनको लगता है कि मंत्रिमंडल पूरे आकार में नहीं है तो शायद ये सरकार प्रभावी रूप से काम नहीं कर पा रही है। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, शीघ्र विस्तार होगा, लेकिन विस्तार करने से पूर्व जो आवश्यक परामर्श करना होता है उसके लिए अभी थोड़ा लोगों से चर्चा करना बाकी था। सभी वरिष्ठ लोगों से बातचीत करनी थी, केंद्रीय नेतृत्व से बात करनी थी और कोरोना संकट काल में ये चर्चा ठीक तरीके से संभव नहीं हो पा रही थी, इसलिए थोड़ा सा समय लगा है। लेकिन अब ये चर्चा पूरी हो गई है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा और जब तक मंत्रिमंडल नहीं था तब तक हमारा ये संक्षिप्त मंत्रिमंडल और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, ये सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ निरंतर संपर्क में रहते हैं, संवाद में रहते हैं और
इसके माध्यम से अपने अपने क्षेत्र का अपडेट माननीय मुख्यमंत्री जी को और जो वर्तमान में मंत्रीगण बने हुए हैं 5, उनको जानकारी देते रहते हैं और उसके माध्यम से बराबर इनका सरकार पे नियंत्रण है और सरकार के स्तर पर जो भी कदम उठाने चाहिए ये प्रभावी ढंग से कदम उठाते हैं और कोरोना के विरुद्ध में लड़ाई में कहीं इस बात के कोई कमी महसूस नहीं होती है कि मंत्रिमंडल का आकार पूरा नहीं है इसलिए लड़ाई प्रभावी रूप से नहीं लड़ी जा रही, बल्कि पूरी ताकत के साथ सक्षम तरीके से ये लड़ाई जारी है। जी, अगर मैं आपकी बात करूं तो कोरोना की रोकथाम के लिए और उससे संबंधित अन्य व्यवस्थाओं के प्रबंधन के लिए आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास किए गए? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी पहुंच के अनुसार इस कोरोना संकट में आम जन की सेवा की है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने आह्वान किया था भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस कोरोना संकट काल में अपनी भूमिका 5 तरीके से निभाए। पहला उनका आह्वान था फीड द नीडी, यानी कि जो भूखे हैं, जिनको राशन की कमी है, जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, उनके भोजन की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करें, उनके राशन की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करें। और इसके लिए उन्होंने पूरे देश में एक तंत्र स्थापित किया था और उस तंत्र के माध्यम से जहां कहीं भी सूचना मिलती थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचकर उन लोगों को मदद करने का प्रयास करते थे। इसी तारतम्य में मैंने भी एक हेल्पलाइन स्थापित की थी। उस हेल्पलाइन के माध्यम से हमारे सीधी सिंगरौली जिले के जो लोग देश के विभिन्न भागों में फंसे हुए थे, किसी भी तरीके के कठिनाई का सामना कर रहे थे, वो जानकारी मुझ तक प्राप्त होती थी। उस जानकारी को मैं हेल्पलाइन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के अन्य जनप्रतिनिधियों को जो दूसरे प्रांतों से हैं अथवा दूसरे प्रांत के प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, मीडिया कर्मियों को, बहुत सारे एनजीओ भी काम में लगे हुए थे, उन एनजीओ को अपने संपर्कों के माध्यम से सूचित करता था और उनको मदद दिलाने का प्रयास करता था। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है ये बताते हुए कि इस दिशा में काफी मैंने लोगों का मदद किया है और मेरे पास पूरा डाटा है। लगभग 1600 से अधिक लोग जिनकी मदद मैंने इस अभियान के द्वारा की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का जो दूसरा आह्वान था, उन्होंने कहा था कि पीएम केयर फंड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कम से कम 100 रुपए दान तो करें ही, देश के अन्य लोगों से भी दान कराएं। इस दिशा में भी मैंने यहाँ पर बैठकर अपने भूतपूर्व सैनिकों के माध्यम से अपील किया, उनसे आग्रह किया। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के अतिरिक्त सीधी सिंगरौली जिले के जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो आगे आए और उन्होंने पीएम केयर फंड में अपनी तरफ से दान दिया है। एक अभूतपूर्व अभियान जिसके लिए मैंने वहां पर जो किसान मोर्चा है उस किसान मोर्चे को आग्रह किया, आह्वान किया और किसानों से भी आग्रह किया। तो सीधी जैसे छोटे जिले में किसानों ने अन्नदान महादान जैसा कार्यक्रम अपने हाथ में लिया और इसके माध्यम से लगभग 400 क्विंटल गेहूं एकत्रित किया, 15 क्विंटल चावल एकत्रित किया और ये पूरा का पूरा राशन चावल और गेहूं जिला प्रशासन को सौंपा है। और जिला प्रशासन के माध्यम से जहां कहीं भी आवश्यकता होती है, जिसको पीड़ित है, जिसको राशन की आवश्यकता है, उसका नाम राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, ऐसे लोगों को जिला प्रशासन के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। इस दिशा में हमारा जो किसान मोर्चा है सीधी जिले का और उसके अध्यक्ष सुरेश सिंह चौहान है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और लगभग 350-400 कार्यकर्ताओं की टोली थी जिन्होंने हर पंचायत स्तर पर जाकर लोगों से आग्रह किया, लोगों को प्रेरित किया और तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी 400 क्विंटल अनाज एकत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। तो ऐसे छोटे मोटे प्रयत्न हमने इसके माध्यम से किया है। कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमने जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको भी सीधी सिंगरौली जिले में एक बड़े चैलेंज के रूप में लिया और लोगों को चैलेंज दिया और लोग आगे बढ़कर आए। बड़े परिमाण में लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप कोरोना की मॉनिटरिंग करने के लिए अपने अपने मोबाइलों में डाउनलोड भी किया है। इस तरीके से मुझसे भी जो कुछ इस कोरोना की लड़ाई में संभव हो सका है, छोटा मोटा योगदान करने का मैंने प्रयास किया है। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत साधुवाद आपको, आपके संवेदनशील और गंभीर प्रयासों के लिए और आपके जैसे
सहज और सुलभ जनप्रतिनिधि ही किसी भी विभीषिका से उबरने में या विकास के पथ पर देश को ले जाने में सहायक और महती सिद्ध होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ अजय प्रताप सिंह जी मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। कांग्रेस के लिए वो कह रहे थे कि जिस प्रकार से कांग्रेस बात करती है वो सिर्फ आरोप लगाती है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति इस विभीषिका से दो चार हो रहा है, जूझ रहा है, और अंततः हम इससे जीतेंगे। IND 1 to 1 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।